व्हाट कीप्स लाइफ फ्रॉम डिसअपियरिंग, ठीक है, मतलब कि क्या आपके लाइफ फॉर्म को ना आपके जो अर्थ से डिसअपियर होने नहीं देता, ठीक है, क्या है वो चीज़? सो इफ प्लांट्स एंड एनिमल्स डिडंट रिप्रोड्यूस, ठीक है, देखिए बेटा, रिप्रोड्यूस ना करें, रिप्रोड्यूस करने का मतलब है कि अगर आप और ज़्यादा अपने जैसे आपके है ना प्रोड्यूस ना करना या फिर आपका ये बच्चे पैदा ना करना, ठीक है, अगर रिप्रोड्यूस ना करें, लाइफ वुड इवेंचुअली डिसअपियर फ्रॉम अर्थ, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा बेटा, अर्थ से लाइफ खत्म हो जाएगा। बट क्या करें बेटा, इंडिया में हर 9 सेकंड में एक बच्चा पैदा होता है, ठीक है, तो ऑब्वियसली इंडिया में तो लोग कभी ख़त्म नहीं होने वाले, ठीक है। सो इसीलिए एवरी लाइक एवरी डे लाइक वी आर प्रोड्यूसिंग ऑलमोस्ट लाइक 75,000 बच्चे हर दिन, ठीक है। तो ये तो इंसानी तादाद हो गया, और भी तो चीज़ें बढ़ रही होंगी ना, पेड़ पौधे बन रहे होंगे, कुछ ना कुछ तो आ ही रहा होगा कि नहीं, सब देख रहे हो। सो रिप्रोडक्शन एंश्योर्स दैट ईच टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट, हर एक टाइप का ऑर्गेनिज्म कंटिन्यू एग्जिस्ट करे, ठीक है। तो वो क्या क्या इंश्योर करता है बेटा, वो रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिससे हम लोग क्या करते हैं बेटा, रिप्रोड्यूस करते हैं नए नए आपके इंडिविजुअल्स को, मेंटेनिंग द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। तो ये आपके कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करता है, ये आपके लाइफ को कंटिन्यू रखता है। वी यूजुअली एक्सपेक्ट दैट एनिमल्स विल प्रोड्यूस यंग मॉन्स दैट रिजेंबल देम, है कि नहीं। हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो भी एनिमल्स है बेटा, वो ऐसे यंग मॉन्स प्रोड्यूस करेंगे जो उनकी तरह दिखते हैं, जैसे डॉग्स की तरह दिखने वाले लोग पैदा करते हैं ना, है कि नहीं, लोग बोलो सॉरी जानवर, ठीक है, इंसान जैसे दिखने वाले जो आपके हैं चीज़ों को पैदा करते हैं। उसी तरह से ये जो चीज़ें हैं बेटा आपकी इस तरह से काम करती है कि जो अलग अलग जो आपके जानवर हैं वो अलग अलग आपके अपने जैसे दिखने वाले जो इंडिविजुअल्स है उसको पैदा करते हैं। यहाँ पे देखिए बेटा, काउज हैव काव्स, है ना, काव जो है बेटा वो बछड़े पैदा करते हैं, कि नहीं। कैट्स हैव किटन्स, बिल्ली है ना, वही बिल्ली के बच्चे जो छोटे छोटे निकलते बेटा ना। दिस हैपन्स बिकॉज पेरेंट्स पास ऑन इंस्ट्रक्शंस टू देयर ऑफस्प्रिंग अबाउट हाउ टू डेवलप फ्रॉम अ सिंगल सेल। यहाँ पे होता क्या है बेटा, ये पेरेंट्स होते बेटा जो ये इंस्ट्रक्शन देते हैं बेटा, किसको बेटा, उसके ऑफस्प्रिंग को, उनके बच्चों को, कि एक सिंगल सेल से आप मल्टीपल सेल में कैसे कन्वर्ट हो सकते हो। दीज इंस्ट्रक्शंस, इनको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, इन्हीं को हम लोग कहते हैं जेनेटिक मटीरियल या जीन्स बोलते हैं, ठीक है बेटा, जीन, देखिए कॉल्ड जेनेटिक मटेरियल। ये इंफॉर्मेशन वो इंफॉर्मेशन है बेटा जो आपके एक सिंगल सेल को मल्टीपल सेल में कन्वर्ट होने में हेल्प करता है, और वही मल्टीपल सेल बेटा फिर बाद में धीरे धीरे जाके एक ऐसा इंडिविजुअल बनता है जो उनकी तरह दिखता है कि नहीं। इंसान के बच्चे इंसानों की तरह ही दिखते हैं ना, है कि नहीं। इंसान के बच्चे के पूंछ आ गई, है ना, लंबे लंबे कान आ गए, ऐसा थोड़ी होगा ना, है कि नहीं, आगे से सूंड निकल रहा है, नहीं नहीं ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। आर स्टोर्ड इनसाइड एवरी सेल ऑफ अ लिविंग बीइंग, है कि नहीं, स्टोर्ड इनसाइड सेल ऑफ अ लिविंग बीइंग, मतलब कि हर एक सेल में ये आपका जो इंफॉर्मेशन है वो आपका स्टोर्ड रहता है, ठीक है। और याद रखिएगा बेटा कि आपके बॉडी में ईच एंड एवरी सेल, चाहे वो आपके बालों का सेल हो, आपके आंखों का हो, कान का हो, नाक का हो, मुंह का हो, आपके बॉडी के किसी भी हिस्से का जो सेल है बेटा, उसके अंदर भी ये जेनेटिक मटेरियल्स मिलेंगे आपको, ठीक है, अगर वो सेल है तो। अब देखिए बेटा, यू कैन थिंक ऑफ जीन्स एज अ डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन मैनुअल इनसाइड ईच सेल। हर एक सेल के अंदर बेटा ये एक डिटेल इंस्ट्रक्शंस होता है कि आपकी आंखें ऐसी दिखेंगी, आपके नाक ऐसे दिखेंगे, आपके बाल इस तरह से होंगे, आपके कान इस तरह से होंगे, आपकी हाथ इस तरह से होगी। हर एक चीज, हर एक सेल में ये इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होता है, इसीलिए आपकी बॉडी इस तरह से डेवलप हो रही है, आप इस तरह से डेवलप कर रहे हो। सम इंस्ट्रक्शंस टेल द सेल हाउ टू मेक ब्लड, ठीक है, खून कैसे बनाए, ठीक है, कुछ इंस्ट्रक्शंस ऐसे भी होते हैं। वाइल अदर गाइड द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स, मसल्स और स्किन, जबकि दूसरे आपके क्या गाइड करते हैं बेटा, बोन्स, मसल्स और स्किन कैसे होनी चाहिए वो भी बनाते ही है ना, वो भी इंफॉर्मेशन हमें मिलता है। टुगेदर दीज इंस्ट्रक्शंस एंश्योर दैट अ काफ ग्रोन इनटू अ काउ, और ये सारे के सारे इंस्ट्रक्शन जो बेटा ये इंश्योर करता है बेटा कि एक जो बछड़ा है बेटा वो बड़ा होकर गाय ही बने, ठीक है, गाय बने, है ना। और अ किटन ग्रोज इनटू अ कैट, और जो किटन है बेटा वो कैट ही बने। बट रिप्रोडक्शन डज मोर देन जस्ट क्रिएट मोर ऑफ द सेम काइंड ऑफ लिविंग बींग्स, ठीक है। बट रिप्रोडक्शन है बेटा ये सिर्फ ये नहीं करता, इट ऑल्सो अलाउज फॉर स्मॉल चेंज इन द इंस्ट्रक्शन दैट आर पास डाउन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। तो याद रखिएगा बेटा कि यहाँ पे अब थोड़ा सा इवोल्यूशन का भी बात किया इन्होंने, ठीक है। याद रखिएगा बेटा कि क्या आपको लगता है कि आज से आप लोग जिस तरह से दिखते हो, क्या आपके 100वां वंशज जो पहले था आपसे 100 वंशज पहले, मतलब कि आपके ग्रेट 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 ग्रैंडफादर, क्या आपकी तरह दिखते होंगे वो?
ऑब्वियसली नहीं दिखते होंगे ना, बट जैसे जैसे ये होता गया आपके है ना, नए नए आते गए तो ये चेंज होता गया, और अभी देखो आप कितना दिखते हैं। और क्या लगता है कि आप अभी जिस तरह से दिख रहे हो, आपके बाद 100 जनरेशन बाद क्या आपके जो होंगे, जो आपके बच्चे वगैरह होंगे, क्या आपकी तरह दिखेंगे? ऑब्वियसली नहीं दिखेंगे, वो बहुत अलग दिखेंगे ना। तो इसलिए यहाँ पे वही बताएगा, धीरे धीरे उसमें चेंजेस भी आते हैं, ठीक है। सो इसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं इवोल्यूशन। क्या कहते हैं बेटा? इवोल्यूशन, ठीक है। इवोल्यूशन के बारे में बाद में बात करेंगे। समटाइम्स दीज चेंजेस हेल्प अ प्लांट और एनिमल सर्वाइव बेटर इन न्यू एनवायरमेंट, ठीक है। और ये जो है बेटा, ये हेल्प करता है नए एनवायरमेंट में जिंदा रहने के लिए। चलिए आपको मैं एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लीजिए ठीक है, कि हुआ क्या बेटा, कि आपका एक जंगल था जहां पे 2 बीटल्स थे, रेड बीटल और आपके ग्रीन बीटल, ठीक है। रेड बीटल और क्या था बेटा? ग्रीन बीटल था। रेड बीटल और ग्रीन बीटल, ठीक है। तो जो ग्रीन बीटल था वो कंप्लीटली ग्रीन कलर का था, और जो रेड बीटल था बेटा वो कंप्लीटली रेड कलर का था, ठीक है। ये तो ऑब्वियसली है ना, समझ में आता ही है। अब मान लीजिए कि ये जो 2 बीटल थे बेटा, ये दोनों के दोनों बीटल आपके ना ये ना पत्तों में छुपते थे, ठीक है, पत्तों में। तो ये पत्तों में बैठे थे, क्योंकि ये पत्ते खाते हैं ना। तो आप देख सकते हो बेटा कि ये दोनों पत्तों के ऊपर बैठे हुए हैं। तो ऑब्वियसली जो ग्रीन बीटल है वो पत्तों के ऊपर दिखेगा ही नहीं, दिखेगा क्या? बट लाल बीटल तो दिख जाएगा। तो कौवा आया, कौवा ने लाल बीटल सारा खा लिया, अब बचा कौन? ग्रीन। तो जितने भी बच्चे पैदा होंगे वो सारे क्या पैदा होंगे? ग्रीन। लाल खत्म हो गया, ठीक है। एक तरह से क्या हो गया बेटा, अब वो क्यों जिंदा रहा? क्योंकि वो उन पत्तों में छुप सकता था, ठीक है नहीं। जिसकी वजह से हुआ क्या कि यहाँ पर ये हुआ कि उनके सर्वाइव करने के चांसेस बेटर थे, इसलिए वो यहाँ पर सर्वाइव कर पाए। और उसके बाद जितने भी बच्चे आपके नहीं आएंगे बेटा, वो सारे अब ग्रीन ही पैदा होंगे ना धीरे धीरे। लाल बीटल धीरे धीरे खत्म ही हो जाएगा। तो मतलब कि ये जो ग्रीन है बेटा, एक तरह से क्या हो जाएगा, ये एवोल्यूशन लाएगा। क्या लाएगा बेटा? एवोल्यूशन, ठीक है नहीं। अब जितने भी बीटल्स आपको दिख रहे हैं वो ग्रीन ही दिख रहे हैं। क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि वो कैमोफ्लेज हो सकते हैं, पत्तों में छुप सकते हैं, तो उनको कभी नहीं खा सकते, ठीक है। तो इस तरह से ये धीरे धीरे जो है बेटा, इस ये एवोल्यूशन का एक एग्जांपल आप देख सकते हैं। जैसे आगे देखिए बेटा, फॉर एग्जांपल ओवर टाइम कैमल डेवलप हम्स टू स्टोर फैट एंड सर्वाइव इन डेजर्ट, है ना। ये देखिए बेटा, जो कैमल्स है बेटा, इनके पीठ में हम्प होता है ना। तो ये जो हम्प है बेटा, ये क्यों है? क्योंकि इसके अंदर ये क्या स्टोर कर सकते हैं बेटा? फैट। और बहुत सारे लोग बोलते हैं सर उसमें पानी स्टोर करता है। अरे पागल, पानी नहीं स्टोर करता वो, ठीक है। उसमें फैट स्टोर रहता है उसका, जिससे कि वो बहुत लंबे समय तक बिना खाए जिंदा रह सकता है, ठीक है। क्योंकि फैट उसका निकलता रहता है और उसी फैट से उसको एनर्जी मिलती रहती है, ठीक है। सो इवन माइक्रोब्स इवॉल्व सम बैक्टीरिया एज यू लर्न इन चैप्टर ऑन हेल्थ हैव बिकम रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक ना। और इवन आपने माइक्रोब्स चैप्टर में पढ़ा था बेटा, जब आप ये डिजीज वाले पार्ट में आए थे, तो कभी कभी बैक्टीरिया क्या होता है बेटा, कि बैक्टीरिया करता क्या है, बैक्टीरिया इवन अपने आप को इम्यून कर लेता है दवाई से। जैसे मान लो कि आपको हर साल सर्दी लग जाती है ना, हर साल सर्दी कैसे लगती है? आप दवाई तो खाए थे लास्ट टाइम, फिर अगली बार फिर कैसे सर्दी लगी? क्योंकि अगली बार जो आपको सर्दी लगी है ना बेटा, वो इवॉल्व आपका वायरस है, या फिर इवॉल्व बैक्टीरिया है जो आपको पकड़ लिया है। अब वो पुराना वाला अगर आपको आगे फिर से पकड़ता है तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। जैसे मान लीजिए अभी कोरोना वायरस का वैक्सीन लगाया गया, ठीक है। अब कोरोना वायरस का वैक्सीन जब आपको लगाया गया, तो आप जब वैसा ही सेम कोरोना वायरस हमारे बॉडी में आएगा, तो हमारे बॉडी में वो कुछ कर नहीं पाएगा। बट अगर मान लो वही कोरोना वायरस इवॉल्व होकर आ गया, ठीक है, दूसरे फॉर्म में आ गया, ठीक है, तो तब क्या होगा? हमें फिर से दूसरा वैक्सीन लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए याद रखना बेटा कि ये जितने भी है ना माइक्रोब्स, ये चैप्टर, ये जो हेल्थ चैप्टर में आपने पढ़ा था बेटा, ये सब भी धीरे धीरे क्या हो जाते हैं बेटा? एंटीबायोटिक्स से रेजिस्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि ये भी अपने आप को इवॉल्व करते हैं और हेल्पिंग देम परसिस्ट, है ना, ये जिंदा रह पाते हैं। ओवर मेनी जनरेशंस सच चेंजेस कैन लीड टू न्यू फीचर्स और इवन कंप्लीटली न्यू टाइप ऑफ लिविंग बीइंग। सो रिप्रोडक्शन नॉट ओनली कीप्स ईच काइंड कंटिन्यूइंग बट ऑल्सो हेल्प लाइफ अडेप्ट, चेंज एंड कंटिन्यू इन न्यू फॉर्म्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हो बेटा कि ये जो आपका कंडीशन है, यहाँ पर आप इवनली यहाँ पे यही बताया गया है कि जो आपकी लाइफ फॉर्म से बेटा अगर ये इवॉल्व करती है, इवॉल्व करती रहती है, तो ये अपने अपने टाइप के जो ये इंडिविजुअल्स हैं उनको कंटिन्यू कर पाते हैं। जितने भी नए नए बच्चे आपके पैदा होते हैं बेटा, वो हमेशा इवॉल्व होकर पैदा होते हैं। इसीलिए हमारे अर्थ में होता यह है बेटा कि ये कभी खत्म नहीं होते। ये हर बार जब भी नए बच्चे पैदा होंगे, वो क्या होंगे बेटा? आपके नए नए रूपों में आएंगे, नए नए एवोल्यूशन के साथ आएंगे। तो इनको क्या नहीं होगा बेटा, कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे झेलना नहीं पड़ेगा। इसलिए आप देखिए बेटा, पहले जैसे मैं अगर अपने टाइम की बात करूँ तो हमारे टाइम में उतने वैक्सीन नहीं होते थे, बट अभी देखो इतने वैक्सीन, बाप रे, बच्चों को इतने वैक्सीन लगते हैं, अलग अलग बीमारियों के वैक्सीन, ठीक है। जिसमें कि होता यह है कि उनको अलग अलग बीमारी से बचना है, तो इसलिए बहुत सारे वैक्सीन लगा दिए गए, ठीक है। ये देखिए बेटा, बट हाउ कैन द सेम प्रोसेस लीड टू सिमिलैरिटी? एन एनिमल गिव्स बर्थ टू सिमिलर इंडिविजुअल सच एज अ काउ गिव्स बर्थ टू अ काउ।
and variation shows different characteristic like difference in color and height of the individuals of some kind. ठीक है, तो यहाँ पे वही कहा गया बेटा कि मतलब प्रोसेस तो सेम ही है बट स्टिल उसमें इंडिविजुअल सेम निकलते हैं, पर यहाँ पे कैसे डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखने को मिलते हैं, कलर अलग है, हाइट अलग है, इंडिविजुअल्स अलग अलग तरह के दिखते हैं ना। देखिए मतलब मान लीजिए इंसान का रिप्रोडक्शन हुआ, ठीक है, जितने बच्चे पैदा हुए, ठीक है, अब वो सारे बच्चे अलग अलग कैसे दिखते हैं, है ना। ये मतलब कि सबकी बॉडी का ढांचा तो सेम ही है ना, आप सब देख लो, दो हाथ दो पैर, एक सर है, दो कान, दो आंखें, सब कुछ सेम है, बट हम दिखते अलग क्यों है, ठीक है ना। ये देखिए हाइट अलग है, कलर अलग है ना। दिस इज अ फैसिनेटिंग पजल। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस, वन इन विच द यंग आर ऑलमोस्ट एग्जैक्टली लाइक देयर पेरेंट्स एंड अनदर इन विच दे लुक स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम देयर पेरेंट्स। में यहाँ पे वही कहा गया बेटा कि रिप्रोडक्शन में दो तरह के आपके प्रोसेस होते हैं बेटा, जिसमें कि एक में एग्जैक्टली जो बच्चा है वो पेरेंट्स की तरह ही दिखता है, और दूसरा है बेटा जिसमें कि बच्चा पेरेंट्स से थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है। इन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहाँ पे देखिए बेटा ए सेक्सुअल मतलब कि बेटा जिसमें कि एक सिंगल पेरेंट होता है इन्वॉल्व, ठीक है, एक सिंगल पेरेंट जो कि बच्चे पैदा करता है। जैसे मान लीजिए कि आपका हाइड्रा होता है बेटा, हाइड्रा नाम का एक आपका प्राणी होता है जो ना अपने बॉडी से ही दूसरा आपका जो है अपना जो बच्चा पैदा कर लेता है, ठीक है। और आपके बैक्टीरियाज हो गए वो आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाते हैं। तो यहाँ पे वही कहा गया बेटा जिसमें कि सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। अ सिंगल पेरेंट प्रोड्यूस अ न्यू इंडिविजुअल एंड दैट आर एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ इटसेल्फ। तो यहाँ पे याद रखिए बेटा किस रिप्रोडक्शन में आपका सवाल आ सकता है, किस रिप्रोडक्शन में आपका जो बच्चा है बेटा वो एग्जैक्ट अपने पेरेंट्स से कॉपी दिखता है, तो वो होगा बेटा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें कि बच्चा अपने पेरेंट्स का एग्जैक्ट कॉपी लगता है, ठीक है। जबकि यहाँ पे देखिए बेटा एग्जैक्ट इन द टर्म्स ऑफ द इंस्ट्रक्शंस इनसाइड द सेल, ठीक है। इन सेक्सुअल reproduction, instruction from two parents combine to create offspring and that are not exactly like either of the parents। इसलिए याद रखिए बेटा कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात आती है तो उसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व रहते हैं, जिसमें कि आपके मेल एंड फीमेल पेरेंट्स रहते हैं, और वो दोनों मिलके जब एक बच्चा पैदा करते हैं तो वो बच्चा ऑब्वियसली दोनों के इंफॉर्मेशन का कॉम्बिनेशन होता है, इसीलिए वो अलग दिखता है, ठीक है ना। तो इसलिए याद रखना बेटा कि जब एक सिंगल पेरेंट अपने बच्चे पैदा करेगा तो बच्चा एग्जैक्टली उनकी तरह ही दिखता है, बट अगर मान लीजिए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ है जिसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, जिसमें कि मेल एंड फीमेल है, तो तब आपके बच्चे जो है बेटा वो उनसे थोड़े से अलग दिखेंगे, क्योंकि ये मिक्सचर है। क्या है बेटा, ये आपका मिक्सचर है, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा, दे शेयर सम ट्रेड्स विथ बोथ पेरेंट्स बट ऑल्सो हैव डिफरेंसेस। याद रखिएगा बेटा कि ये कुछ ट्रेट आपके सेम आपके शेयर करते हैं बट कुछ डिफरेंसेस तो रहते ही हैं। दिस मिक्सिंग हेल्प्स कीप यूजफुल फीचर्स व्हाइल अलाउइंग न्यू वंस टू अपीयर। तो यहां पे वही बताया गया बेटा कि ये जो मिक्सचर है बेटा आपके हेल्प करते हैं यूजफुल फीचर को रहने के लिए, बट यहां पे ये अलाउ भी करते हैं आपके नए फीचर्स को भी आने के लिए, ठीक है, नए फीचर्स जो आपके नए नए आ रहे हैं, ठीक है। ओवर मेनी जनरेशन दीज small difference can add up leading to big difference and even new life forms are forming। ठीक है, तो आप देख सकते हो बेटा कि ये जो है ना over many generation these small differences can add up and leading to a big difference and even new life forms। ठीक है, तो आप देख सकते हो बेटा कि ये जितने भी है बेटा बहुत सारे generations के बाद आपके है ना बदलाव आते 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 मतलब फर्स्ट से सेकंड में थोड़ा सा बदलाव आया, फिर ऐसे करते करते 100 generations बदल गए ना, 100 generations आगे, तो 100 generation के बाद एक ऐसा डिफरेंस आया जिससे कि वो जो आपका जो ये इंडिविजुअल था वो कंप्लीटली बदल चुका है, ठीक है। तो जैसे आप 100 जनरेशन पहले आपके जो पूर्वज थे जैसे दिखते थे, अब आप एकदम अलग हो, ठीक है। अब आप कपड़े पहनते हो, वो शायद जंगलों में भागते थे, ठीक है, या फिर जो भी करते थे, ठीक है। तो आप समझ रहे हो ना कि यहाँ पर कितना टाइम बीत चुका है उससे, तो अभी आप एकदम अलग हो ना उनसे, आप एक नए लाइफ फॉर्म हो। तो इसीलिए बेटा याद रखना जब वो छोटे छोटे चेंज आते हैं ना तो वो अल्टीमेटली एक बड़े चेंज में कन्वर्ट हो जाते हैं जब बहुत सारा जनरेशन बीत जाता है, ठीक है। Let us explore how reproduction take place in plant and animals and how it helps living beings develop special features and sometimes change over time। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम बात करेंगे बेटा कि रिप्रोडक्शन कैसे होता है और किस तरह से नए नए स्पेशल फीचर आपके डेवलप होते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। और ये जो है बेटा हम स्टार्ट करेंगे बेटा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, ठीक है। तो पहले हम ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते चलो, ठीक है। तो हाउ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज डन। सो देखिए बेटा many plants can reproduce when any part of the plant जैसे leaf, stem और root is planted in seeds। this kind of reproduction is called vegetative propagation। तो आप प्लीज देखिए बेटा ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है आपके, है ना, क्वेश्चन है नहीं। यहाँ पे बोला गया है कि जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है वो क्या है, ठीक है। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब होता है बेटा जब भी प्लांट का कोई भी पार्ट एक
ठीक है। आप तोड़ के काट देते हो, लगा देते हो, कहीं प्लांट कर देते हो, तो उससे आपका क्या होगा बेटा, एक नया इंडिविजुअल पैदा हो गया। जैसे रोज के प्लांट होते हैं ना बेटा, उसका स्टेम आपने आपने ना गाड़ दिया सॉइल के अंदर में, तो उससे क्या होता है, एक नया रोज का प्लांट निकल जाता है, ठीक है। किसी किसी के पत्ते से, हाँ, किसी किसी के आपके स्टेम से, किसी किसी के रूट से अगर आप लगाते हो तो आपका नया प्लांट निकल जाता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, उसको हम लोग वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं बेटा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो ये आपको पूछा जा सकता है। अब देखिए क्या बताया गया, इसमें आपको कोई भी सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपका एक सिंगल प्लांट से हो सकता है कि नहीं। तो यहाँ पे दो प्लांट इन्वॉल्व नहीं है। अब आगे देखिए फिर क्या कहा गया, आगे कह रहे हैं कि कैन यू ऑब्जर्व एंड लिस्ट सम प्लांट अराउंड यू दैट ग्रोज लाइक दिस वे, है ना। तो आप उसमें काफी सारे प्लांट का एग्जांपल दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको बताया भी गया है। तो ये आगे बढ़ते हैं बेटा। अब हम बात करेंगे बेटा आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, सॉरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे बेटा। इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व्ड, यूजुअली कॉल्ड मेल एंड फीमेल, ठीक है। तो यहाँ पे दो पेरेंट्स आपके इन्वॉल्व रहते हैं बेटा, जो कि आपके यहाँ पर मेल एंड फीमेल के फॉर्म में रहते हैं। दिस इज इजी टू ऑब्जर्व इन एनिमल्स, बट डिड यू नो इवन फ्लावरिंग प्लांट्स हैव मेल एंड फीमेल पार्ट्स। तो यहाँ पे याद रखना बेटा कि अगर आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है अगर पूछ लेंगे बेटा, तो आप यहाँ से यहाँ तक इसका डेफिनेशन लिख देंगे कि इन दिस रिप्रोडक्शन, ये वो टाइप के रिप्रोडक्शन है बेटा जिसमें आपके दो पेरेंट्स इन्वॉल्व रहेंगे, मेल एंड फीमेल, ठीक है। और यहाँ पे आपको यही बताया कि सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, यीस्ट आल्सो हैव टू मेटिंग टाइप्स दैट एक्ट्स लाइक द टू पेरेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपके बैक्टीरिया में भी ऐसा होता है, यीस्ट भी ऐसा होता है, बट ये सारे में नहीं होता, कुछ कुछ में ऐसा होता है, ठीक है। मैक्सिमम बैक्टीरिया और यीस्ट जो है बेटा आपके, ये नॉर्मली आपके एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ही दिखाते हैं। चलिए अब बात करते हैं बेटा स्पेशल सेल फॉर रिप्रोडक्शन, ठीक है। यू माइट वंडर इफ बोथ पेरेंट्स पास ऑन देयर जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। आप ऐसा मतलब है ना, यू माइट वंडर इफ बोथ पेरेंट्स पास ऑन देयर जेनेटिक मटेरियल फॉर मेकिंग अ न्यू ऑर्गेनिज्म। ये सही बात है। वॉन्ट द चाइल्ड एंड अप विथ डबल द अमाउंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, है ना, एंड वुड नॉट दिस कीप डबलिंग एवरी जनरेशन। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि अगर मान लीजिए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ है बेटा, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोनों पेरेंट्स ने आपके जो है बेटा अपने अपने इन्फॉर्मेशन उस बच्चे को दिया, ठीक है। मतलब कि पापा ने भी दिया और मम्मी ने भी दिया, ठीक है। अब जो ये दोनों इन्फॉर्मेशन है बेटा आपके, वो आपके उस बच्चे के अंदर गया, तो ये तो डबल हो जाएगा ना इन्फॉर्मेशन। बट फिर भी बच्चा जो है बेटा उसके अंदर में सिंगल इन्फॉर्मेशन ही रहता है, ऐसा क्यों, ठीक है। ऐसा कैसे हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए क्या बताया गया, दिस डज नॉट हैपन बिकॉज ईच पेरेंट मेक स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव सेल, जिसको हम लोग गैमेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, गैमेट्स। तो गैमेट्स क्या है बेटा, तो गैमेट्स ये है बेटा आपके, ये आपके स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव सेल्स को हम लोग गैमेट्स कहते हैं, ठीक है। स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव सेल्स, जैसे कि ह्यूमन, एक मिनट, हेलो, नमस्ते, हाँ मैडम बोलिए ना। नहीं नहीं मैडम, छुट्टी तो हो गया, हाँ मैडम, ओके मैडम। सो यहाँ पे देखिए बेटा क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि स्पेशलाइज रिप्रोडक्टिव सेल्स को हम लोग गैमेट्स कहते हैं। और ये गैमेट्स जो होता है ना बेटा, ये ह्यूमंस की मैं बात करता हूँ बेटा। ह्यूमंस में मेल के अंदर में क्या होता है बेटा, मेल के अंदर में स्पर्म होता है, क्या होता है बेटा, स्पर्म। और आपके फीमेल के अंदर में क्या होता है बेटा, फीमेल के अंदर में होता है ओवम, ओवम, ठीक है। और ये दोनों जब फ्यूज होते हैं तो इससे बनता है बेटा जाइगोट, इससे बनता है बेटा जाइगोट। और इसी यही जाइगोट बेटा बाद में एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो बनने के बाद, एम्ब्रियो बनने के बाद फिर ये धीरे धीरे आपका, फिर ये ह्यूमन इंडिविजुअल से कन्वर्ट, जैसे मैं बना, जैसे आप लोग बने, ठीक है। हम लोग ऐसे बने स्पर्म और ओवम से मिलके, ठीक है। अभी जो स्पर्म और ओवम है ना बेटा, इसमें क्या होता है बेटा, इसमें ना हाफ हाफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं। क्या होते हैं बेटा, हाफ हाफ, इसमें फुल इंस्ट्रक्शंस नहीं होते, हाफ हाफ। ये जितने भी आपके सेल्स है बेटा, ये हैप्लॉइड सेल्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा, हैप्लॉइड। क्या होता है बेटा, हैप्लॉइड। ये आपके हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड। और ये हैप्लॉइड दोनों मिलके आपका ये जाइगोट जो है बेटा डाइप्लॉइड बनता है। क्या बनता है बेटा, डाइप्लॉइड। चलिए आपको समझाता हूँ कि क्या है, ठीक है। मेल एंड फीमेल के अंदर में ये पजल के पीसेस की तरह है, ये दो पजल है, ठीक है, दो पजल है। जब जुड़ेंगे तब कंप्लीट होंगे और तब ये एक पीस बनेगा। यहाँ पे जो कहा गया ना बेटा कि वांट द चाइल्ड एंड अप विद डबल अमाउंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि मेल के अंदर में आधा पीस होता है और फीमेल के अंदर में आधा पीस होता है, और जब ये जुड़ता है तो वो एक ही पीस बनता है। जैसे आप सब एक सिंगल पीस हो, ठीक है। जैसे आपके अंदर में भी आधा पीस है और मेरे अंदर में भी अभी आधा पीस है, ठीक है। आप सब के अंदर में अभी क्या है बेटा, आधी आधी पीसेस। आप सब अगर मान लीजिए कल को स्पर्म और ओवम प्रोड्यूस करने लग गए, तो आपके स्पर्म और ओवम में भी क्या होंगे बेटा, हाफ हाफ इंफॉर्मेशन ही होंगे बेटा। और वो हाफ इंफॉर्मेशन किसी ओवम के साथ फ्यूज होके तब जाके आपका वो कंप्लीट एक पीस बनता है, और ऐसे आपके जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। तो इसको समझना बहुत बहुत जरूरी है, ठीक है, कि हम जब भी गैमेट्स की स्टडी करते हैं बेटा, तो ये गैमेट्स की स्टडी में यही आता है कि ह्यूमन मेल के अंदर में स्पर्म और फीमेल के अंदर में ओवम, एंड दीज कैरी ओनली हाफ ऑफ द पेरेंट जेनेटिक मटीरियल, ठीक है ना, हाफ ऑफ द मटीरियल। तो मतलब कि मेल में आधा, फीमेल में आधा,
ठीक है. एंड व्हेन मेल एंड फीमेल गैमेट्स जॉइन दे फॉर्म अ न्यू सेल विद अ कंप्लीट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, हाफ फ्रॉम ईच पैरेंट, और तब जाके ये एक सिंगल डाइप्लॉइड बनता है. क्या बनता है? सिंगल डाइप्लॉइड. तो ये इस तरह से हैप्लॉइड हैप्लॉइड जुड़ के डाइप्लॉइड बनता है. ठीक है, तो ये बेसिकली आपको समझना बहुत जरूरी होता है. ठीक है, तो यहां पे कभी भी अगर बच्चा बोलता है कि सर तब तो दोनों में डबल हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है बेटा. ठीक है, मेल एंड फीमेल जो पेरेंट्स है बेटा, वो हमेशा आपके आधे आधे जो है बेटा ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं. तो इसलिए ये सवाल भी आपका आ सकता है कि क्यों ऐसा नहीं होता कि हर बार रिप्रोडक्शन के बाद डबल नहीं हो जाता आपका गैमेट. तो आपको यही लिखना पड़ेगा कि सर क्योंकि ये जितने भी स्पेशलाइज्ड गैमेट्स हैं इसमें आपके दीज कैरी ओनली हाफ ऑफ द पेरेंट्स जेनेटिक मटेरियल. ठीक है, एंड व्हेन मेल एंड फीमेल गैमेट्स जॉइन दे फॉर्म अ न्यू सेल विद अ कंप्लीट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो कि हाफ फ्रॉम ईच पेरेंट्स. ठीक है, तो आधे आधे मिल जाएंगे तो एक कंप्लीट हो जाएगा ना. समझे कि नहीं समझे? आया समझ में कि नहीं आया? आया? नहीं आया क्या? आ गया. ठीक है, तो प्लीज इस बात को ध्यान में रखिएगा कि यहां पर यही कहा गया है कि ये जो है बेटा ये गैमेट्स हमेशा आधे आधे कैरी करते हैं, और जब ये मिलेंगे बेटा तो ये कंप्लीटली आपका जो है एक नया आपका इंडिविजुअल बनाएगा जो कि एक कंप्लीट सेट ऑफ सेल के साथ होगा. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. कंप्लीट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के साथ बेबीज डू नॉट लुक एग्जैक्टली लाइक देयर मदर. बेबीज कभी भी अपने मम्मी की तरह नहीं दिखते. एंड मदर और फादर, ठीक है, लाइक मदर और फादर, सॉरी, इवन ब्रदर्स एंड सिस्टर इन द सेम फैमिली can look different from each other. Now, obviously, brother and sister वो भी अलग अलग लगते हैं ना. And this is because every baby get a mix of genetic information from both parents, दो gametes, ठीक है, through gametes. तो आप देख सकते हो बेटा कि यहाँ पर जो आपके बेबीज होते हैं बेटा वो कभी भी आपके एक सिंगल फैमिली में भी एक तरह के नहीं दिखते. मदर एंड फादर की तरह भी नहीं दिखते. ठीक है, मतलब एग्जैक्टली नहीं दिखते, थोड़ा बहुत तो दिखते ही है, थोड़ा बहुत आपके उसमें मतलब कि सिमिलरिटी रहती है, बट एग्जैक्टली नहीं दिखते. ठीक है, ईच गैमेट carries a different set of instruction for things like eye color, hair type and more. ठीक है, मतलब हर चीज अलग अलग आपका आता है. ठीक है, these instructions mix in different ways when the sperm and the egg join to form a baby. ठीक है, तो आप जब भी स्पर्म और एग आपका जब जुड़ता है तो बेटा तब यहाँ पर जो है बेटा अलग अलग इंफॉर्मेशन जो है बेटा अलग अलग पेरेंट्स से अलग अलग मिलता है. जैसे मान लीजिए कि अगर मम्मी की आंखें आ गई तो पापा के लिप्स आ गए, है ना, पापा का लिप्स आ गया तो मम्मी की नाक आ गई, तो मतलब इस तरह से. ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपकी अलग अलग होती है बेटा, जो कि आपके बच्चे में डिफरेंट आपके कंडीशंस लाता है और अलग अलग एक मिक्सचर क्रिएट करता है. दीज इंस्ट्रक्शन mix in different ways each time, so each child is unique. हर एक child unique होता है, and no wonder one child may inherit a nose similar to mother and another may inherit eyes similar to father. ठीक है, तो आप देख सकते हो बेटा कि ये नाक मम्मी की, नाक पापा की, आंख मम्मी की, मतलब ये अलग अलग है ना. It all depends on which pieces of parents instruction book set come together. ठीक है, तो आप याद रखिए बेटा कि कौन सा इंफॉर्मेशन जो है बच्चा यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहा है या कौन सा इंफॉर्मेशन आपका यहाँ पे डोमिनेंट है, तो ये सब चीजें इस तरह से काम करती है, तो इसको आपको ध्यान में रखना जरूरी है. ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए जो बच्चे होते हैं बेटा वो हमेशा पेरेंट्स से क्या होते हैं बेटा डिफरेंट होते हैं, और क्योंकि ये मिक्सचर ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं. चलिए अब आगे बढ़ते हैं बेटा. नेक्स्ट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट. अब प्लांट की बात करते हैं. प्लांट यूज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर फ्लावर टू प्रोड्यूस मेल एंड फीमेल गैमेट्स. तो आप देख सकते हो बेटा कि यहाँ पे प्लांट जो है बेटा वो अलग अलग आपके पार्ट्स यूज करते हैं मेल एंड फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस करने के लिए. मेल एंड फीमेल गैमेट्स. पोलन ग्रेन्स फाउंड इनसाइड द एंथर ऑफ अ फ्लावर आर द मेल गैमेट, while ovule found deep inside the flower are the female gametes. ठीक है, तो यहाँ पे मैं बता दूं बेटा कि यहाँ पे मेल एंड फीमेल जो है बेटा आपको यहाँ पे बता दिया गया है. पोलन ग्रेन्स फाउंड इनसाइड द एंथर. तो यहाँ पे देखिए एंथर जो है ना बेटा, ये इसके अंदर में जो भी छोटे छोटे पोलन ग्रेन्स होते हैं, कभी कभी आप देखना बेटा कि इसके कभी किसी फ्लावर के ऊपर आपने हाथ रख दिया तो आपके हाथ में वो पीले पीले दाने आ जाते हैं ना बेटा, तो बेसिकली वो आपका पोलन ग्रेन होता है जो कि एंथर प्रोड्यूस करता है. तो ये आपका मेल पार्ट है. क्या है बेटा आपका ये मेल पार्ट है. ये दोनों आपके क्या है बेटा, ये मेल पार्ट है, मेल पार्ट. ठीक है, एंथर मेल पार्ट. जबकि ये जो ओव्यूल जो आप देख रहे हो बेटा ये पूरा पार्ट है, ये आपका फीमेल पार्ट है. ये क्या है बेटा आपका, ये फीमेल पार्ट है, फीमेल पार्ट. तो आप देख सकते हो, सॉरी, हाँ जी, यहाँ पे आपको आगे लिखा हुआ मिलेगा. देखिए, तो यहाँ पे देखिए बेटा, while ovule found deep inside the flower are the female gametes and pollen is carried to another flower by wind, insects or
एनिमल्स, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलिनेशन। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा कि ये जो भी पोलन ग्रेन है बेटा, ये पोलन ग्रेन कभी हवा की मदद से यहाँ आ जाता है, या फिर मान लीजिए कि इसको मधुमक्खी लेके मतलब है ना कहीं और चला गया है, दूसरे प्लांट पे जाकर बैठ गया, उसके ओवेरी के ऊपर वो सॉरी उसके आपके इस पिस्टल के ऊपर वो बैठ गया, यहाँ पे स्टिग्मा के ऊपर बैठ गया है, तो स्टिग्मा के ऊपर जब वो बैठता है तो वो जाकर वो चिपक जाता है। तो इस तरह से इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, पॉलिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, पॉलिनेशन। मतलब कि जो भी मेल गैमेट आपका, मेल पार्ट नहीं सॉरी मेल गैमेट आपका, मेल गैमेट मतलब कि जो आपका जो वो पीले पीले जो दाने बेटा वो जो भी प्रोड्यूस होता है बेटा, अगर वो यहाँ आपके इसके अंदर जो कि आपका ये जो ओवरी है, ओवरी के अंदर अगर पहुंच पाता है तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं बेटा यहाँ पे पॉलिनेशन। ठीक है, तो यहाँ से आपका यहाँ पे हमने जो है पोलन ग्रेन यहाँ पे डाल पाया। अब इसको डालने के लिए ऑब्वियसली प्लांट खुद तो नहीं डाल सकता ना, प्लांट तो आपका मोबाइल नहीं है, तो क्या करेगा बेटा, हवा चली तो हवा ने इसको यहाँ पे गिरा दिया, या फिर कोई इंसेक्ट आके बैठ गया वो यहाँ पे बैठ गया तो उसने यहाँ पे गिरा दिया। ठीक है, तो इस तरह से ये विंड, इंसेक्ट और जो आपके एनिमल्स हैं इस प्रोसेस में हेल्प करते हैं, और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं बेटा पॉलिनेशन। ठीक है, व्हेन द मेल एंड फीमेल गैमेट्स कंबाइन इट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। और जब मेल एंड फीमेल गैमेट फर्टिलाइज होता है, मतलब जो भी पोलन था बेटा जब यहाँ पहुंचा और यहाँ पहुंचने के बाद ओव्यूल के साथ जब वो फर्टिलाइज हुआ, मिक्स हो गया, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और फर्टिलाइजेशन क्या करता है बेटा, ये जाइगोट को फॉर्म करता है। किसको फॉर्म करता है बेटा, जाइगोट को, एंड दैट बिकम्स द सीड। और यही बाद में जाके आपका क्या बनता है बेटा, सीड बनता है। और सीड क्या होता है बेटा, आपको पता है बीज। ठीक है, द फ्लैशी पार्ट ऑफ द फ्लावर अराउंड द ओव्यूल डेवलप इनटू अ फ्रूट। और इसके साइड साइड में जो भी ये फ्लैशी पार्ट आपको दिख रहा है ना बेटा, ये आपका फ्रूट बन जाता है। क्या बन जाता है बेटा, फ्रूट। जो भी आप कोई भी फ्रूट आपने खाया, जैसे आपने आम खाया तो आम बाहर से फ्लैशी होता है और बीच में क्या होता है, बीज होता है ना। उसी तरह से आपने ये भी खाया होगा एप्पल, एप्पल बाहर से फ्लैशी होता है, अंदर में उसे क्या होता है, बीज होता है, वो खा लेते हैं कि नहीं। यहाँ पे देखिए बेटा, तो वही है बेटा, व्हेन बर्ड्स और एनिमल्स ईट द फ्रूट द सीड्स ऑफन गेट ड्रॉप्ड फार फ्रॉम द ओरिजिनल प्लांट। कभी कभी जो बर्ड्स होते हैं या फिर एनिमल्स होते हैं बेटा, ये ना जब वो फ्रूट खा लेते हैं तो बेटा तो वो सीड को भी निगल लेते हैं, तो वो सीड जो है बेटा वो कहीं और मतलब है ना ओरिजिनल जगह से कहीं दूर जाके उसको गिरा देते हैं, और वहां पे भी वो पेड़ आपके निकलने लग जाते हैं ना। अ हेल्पफुल वे फॉर प्लांट्स टू स्प्रेड। और ये क्या करता है बेटा, आपके प्लांट्स को हेल्प करता है स्प्रेड होने के लिए। जैसे बंदर वंदर हो गया ना, फ्रूट कहीं का खा लिया, कहीं जाके हक दिया, तो वहां पे जाके फिर वो आपका जो है वो फिर नया पेड़ निकला। ठीक है, तो इस तरह से। ठीक, दैट्स हाउ a banyan seed dropped by a bird that ate a fruit and excrete the seed। उसने जो जहां पे जाके उसने excrete कर दिया, so might sprout into a crack in a wall after the rains। आपने कभी देखा होगा ना कि आपकी बिल्डिंग के ऊपर से कोई एक पेड़ निकल रहा है, तो बेसिकली वो जो आपका वो जो था ना चिड़िया ने बनियान ट्री का फल खा के जाके वहां पे बैठ गया उस बिल्डिंग के ऊपर, उसने वहां पे हक दिया था। अब वो सीड तो वहीं पे था, वो बारिश हुई, उसको नरिशमेंट मिला और उसी जगह से फिर क्या पेड़ निकलने लगा। इसका बेस्ट एग्जांपल आपके बीएसएफ क्वार्टर से है कि नहीं। बीएसएफ क्वार्टर में हर बिल्डिंग के ऊपर में ना पेड़ निकले हुए हैं, बहुत खतरनाक वाले ना, तो आप देखे होंगे। सो व्हेन सीड्स get water they use stored nutrients to grow roots and shoots। ठीक है, तो आप देख सकते हो बेटा कि जब सीड्स को वाटर मिलता है बेटा, तो ये आपके उसके अंदर में जो स्टोर्ड न्यूट्रिएंट्स है वो हेल्प करता है उसको ग्रो करने के लिए, उसके रूट्स और शूट्स को। ठीक है, रिमेंबर इन ग्रेड 6 यू हैड स्टडीड द जर्मिनेशन ऑफ सीड्स वेयर यू ऑब्जर्व टाइनी शूट्स एंड फर्स्ट लीव्स अपीयर ना। तो आपने देखा था ना, ये जब आपने क्लास 6 में पढ़ा था, तो क्लास 6 में पहली बार आपने जर्मिनेशन ऑफ सीड पढ़ा था ना, जिसमें कि आपने देखा था कि किस तरह से वाटर, सॉइल, न्यूट्रिएंट्स हेल्प करते हैं सीड में से आपके अलग प्लांट को निकलने के लिए ना। तो फर्स्ट स्टेट क्या होता है, उसके फिर धीरे धीरे निकलता है, फिर उसके बाद पत्ते बाहर निकलते हैं और उसके बाद फिर वो पेड़ बनता है। ठीक है, तो ये इसको बेसिकली जर्मिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, जर्मिनेशन। तो जर्मिनेशन का प्रोसेस क्या होता है बेटा, जब आपके सीड से प्लांट निकलता है और वो आपका धीरे धीरे क्या हो जाता है, फिर आपका फाइनली एक पेड़ बन जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है बेटा, जर्मिनेशन का प्रोसेस होता है। ठीक है, चलिए बेटा इसके आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट में क्या बताया गया है, नेक्स्ट की कहानी देखते हैं बेटा। नेक्स्ट में हमारे पास है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल। ठीक है, अब हम यहाँ बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल। तो एनिमल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ठीक है, देखिए। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल में क्या बताया गया है कि इन एनिमल्स गैमेट्स आर कॉल्ड स्पर्म मेल एंड, ठीक है, एंड एग्स फीमेल। ठीक है, यहाँ पे देखिए बेटा गैमेट्स जो होते हैं बेटा आपके मेल एंड फीमेल में अलग अलग होते हैं। ठीक है, हेलो 10 बजे 10 बजे। तो यहां पे देखिए बेटा क्या हो रहा है, यहां पे ये बताया जा रहा है आपको कि कॉल्ड, तो इन एनिमल्स गैमेट्स आर कॉल्ड स्पर्म एंड
एग को बोलते हैं बेटा, एग्स आपके फीमेल के लिए होता है, ठीक है। ये स्पर्म मेल के लिए है और एग फीमेल के लिए। फर्टिलाइजेशन में टेक प्लेस इन वाटर, फॉर एग्जाम्पल मेल एंड फीमेल फिश और फ्रॉग इजेक्ट स्पर्म एंड एग्स रिस्पेक्टिवली इनटू द वाटर वेयर दे कंबाइन टू फॉर्म द जाइगोट। तो बेसिकली होता क्या है बेटा कि मेल और फीमेल फिश कैसे आपके मतलब बच्चे पैदा करते हैं, वो ना जो मेल है बेटा वो स्पर्म रिलीज कर देता है पानी में और फीमेल अपना ओवम रिलीज कर देती है, ठीक है। और वो दोनों पानी में जब जुड़ जाते हैं बेटा तो उससे होता क्या है कि आपका फर्टिलाइजेशन हो पाता है और यहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया। एंड इन दीज एनिमल्स द डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट इनटू एन एम्ब्रियो आल्सो टेक प्लेस इन वाटर। और यहाँ पे उसी पानी में ही बेटा आपका जो बच्चा है वो डेवलप हो जाता है। जिस तरह से इंसानों में क्या होता है, मम्मी के पेट के अंदर होता है ना, डॉग्स में भी यही है, ठीक है। और इवन हमने इसके बारे में स्टार्टिंग में बात की तो विविपोरस एंड ओविपोरस ना, अंडे देने वाले अलग होते हैं। तो ये देखिए बेटा, सो इन दीज एनिमल्स द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू एन एम्ब्रियो आल्सो टेक प्लेस इन वाटर। इन बर्ड्स एंड मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन, स्पर्म्स आर डिपॉजिटेड इनटू द फीमेल एंड फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस व्हेन द स्पर्म स्विम टुवर्ड्स द एग प्रोड्यूस्ड बाय द फीमेल एंड आफ्टर दिस स्टेप बर्ड्स एंड मैमल्स फॉलो फॉलोइंग प्रोसेसेस। तो आप यहाँ पे देख सकते हो बेटा कि बर्ड्स में और मैमल्स में, इवन इंसान जो है बेटा वो मैमल्स के अंदर ही आते हैं। तो इसमें होता क्या है कि जो आपका मेल होता है बेटा वो फीमेल की बॉडी के अंदर में अपना स्पर्म डिपॉजिट कर देता है और वो जो स्पर्म है बेटा वो आपका तैरता हुआ जाता है और आपके फीमेल की बॉडी में एग को ढूंढता है। और जैसे उसको एग मिलता है तो एग मिलने के बाद फिर वो आपका जाइगोट बनता है, फिर आपका धीरे धीरे वो आपका फिर एम्ब्रियो करते करते फिर आपको वो नया इंडिविजुअल बनता है, ठीक है। तो उसके लिए कौन कौन से स्टेप यहाँ पे फॉलो होते हैं, चलिए बेटा उसको थोड़ा देखते हैं, ठीक है। इन बर्ड्स द फर्टिलाइज्ड एग जाइगोट इज लेड बाय द फीमेल। तो आप देख सकते हो बेटा कि चिड़िया में होता क्या है बेटा कि फर्टिलाइज्ड एग जो है बेटा वो ना आपकी फीमेल ना उसको बाहर बॉडी से निकाल देती है। दिस डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट इनटू एन एम्ब्रियो हैपेंस आफ्टर एग इज लेड ड्यूरिंग द हैचलिंग पीरियड, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो बेटा कि हैचिंग प्रोसेस में होता क्या है कि अंडा जो है बेटा जो बर्ड फीमेल है बेटा वो निकाल देती है अपनी बॉडी से, इससे इसके बॉडी से एग बाहर आता है और उसके बाद वो क्या करते हैं बेटा, थिंक अबाउट हाउ मच फूड द फीमेल पैरेंट हैज टू पुट इनटू ईच एग। तो उसको हर एक एग में कितना है ना खाना डालना पड़ता है सो दैट कि उसका एग जो है एक सक्सेसफुल बच्चे में कन्वर्ट हो सके, ठीक है। इट हैज टू लास्ट फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रियो अंटिल इट हैचेस। तो ये जो है बेटा ये तब तक के लिए उसको उसके अंदर में न्यूट्रिएंट्स डालना पड़ेगा जब तक से उसका जो एम्ब्रियो है वो हैच होके एक नया इंडिविजुअल नहीं बन जाता, ठीक है। दिस इज वन स्ट्रैटेजी टू एंश्योर सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू एम्ब्रियो, ठीक है। तो ये एक स्ट्रैटेजी होती है जिससे होता क्या है बेटा कि न्यूट्रिएंट जो है बेटा आपके जो एम्ब्रियो है उसको मिल पाता है। तो मतलब समझ लीजिए ना, जैसे मान लीजिए कि एक मुर्गी है, उसने अंडा दिया, ठीक है। अब उसका जो अंडा है बेटा वो 2 हफ्ते से 3 हफ्ते के बाद उसका बच्चा बाहर आएगा उससे, ठीक है। तो 2 से 3 हफ्ते तक उसके अंदर में जो भी आदमी रह रहा है या फिर जो भी मुर्गी रह रही है, ठीक है, उसको तो न्यूट्रिएंट चाहिए ना। तो उस मुर्गी को क्या करना पड़ेगा, इस अंडे के अंदर में ऑलमोस्ट 2 से 3 वीक्स तक का क्या करना पड़ेगा बेटा, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना पड़ेगा सो दैट कि उसका बच्चा जिंदा रह सके। अगर ये नहीं रहेगा तो इसके अंदर में बच्चा क्या हो जाएगा, मर जाएगा। इसीलिए यहां पर यही कहा गया है कि एंश्योर सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट टू द एम्ब्रियो। सो इन मोस्ट मैमल्स, अब हम मैमल्स की बात कर रहे हैं इंक्लूडिंग ह्यूमंस, द डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट into and embryo take place inside the body of female, और ये फीमेल की बॉडी के अंदर होता है, ठीक है। इसीलिए वहां पर इनको इस तरह से कोई न्यूट्रिएंट देने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो फीमेल के बॉडी के अंदर ही है। वो फीमेल के बॉडी के अगर वो अंदर है तो जो मम्मी खा रही है या फिर द मदर बॉडी प्रोवाइड्स ऑल द फूड एंड ऑक्सीजन टू द बेबी नीड्स टू ग्रो। सारी की सारी ऑक्सीजन, सारा का सारा फूड वो कौन प्रोवाइड करता है बेटा, वो मदर ही प्रोवाइड करती है अंटिल इट इज बॉर्न, जब तक से ये पैदा नहीं हो जाता। दिस इज अ डिफरेंट वे ऑफ गिविंग न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग बेबी। तो ये एक आपका डिफरेंट तरीका होता है बेटा एक डेवलपिंग बेबी को न्यूट्रिशन देने का, ठीक है, कंपेयर टू द एनिमल लाइक बर्ड्स दैट ले एग। तो जो अंडे देते हैं उसकी तरह नहीं है, ठीक है। ये डायरेक्टली आपकी मदर की बॉडी से आपको क्या होता है बेटा कि बच्चे को न्यूट्रिएंट मिल रहा होता है। व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ गिविंग बर्थ टू यंग वंस वर्सेस लेइंग एग्स। तो क्या लगता है आपको क्या क्या एडवांटेज हो सकता है अंडा देने में और आपके डायरेक्टली इंडिविजुअल्स पैदा करने में, ठीक है। डू यू थिंक एनिमल्स लाइक डॉग्स, काउज और ह्यूमंस कुड ले एग लाइक बर्ड्स, व्हाई और व्हाई नॉट, है ना। तो यहाँ पे आपको यही मतलब सवाल भी किया गया है कि क्या हम चिड़िया की तरह अंडे कभी दे पाएंगे, क्या हम चिड़िया की तरह कभी अंडे देंगे, इंसान कभी अंडे देगा? ऑब्वियसली नहीं देगा ना, क्योंकि वो डायरेक्टली क्या पैदा करता है बेटा, डायरेक्टली वो आपके
एक इंडिविजुअल को पैदा करता है। और यहाँ पे इसके एडवांटेज ये होता है बेटा कि जो बच्चा होता है वो डायरेक्टली आपको जब पैदा होता है तो उसके बाद फिर वो इस पूरी दुनिया को फील कर पाता है, समझ पाता है, क्योंकि वो मदर के प्रोटेक्शन के अंदर रहता है ना। जब तक से वो 9 महीने तक मम्मी के पेट में, तो वो प्रोटेक्टेड है, ठीक है, वो जिंदा रहता है उसके पेट में। बट अगर मानो अंडा बाहर आ चुका है, अब मुर्गी ने अंडा दे दिया, तो अंडा का जो सेल होता है वो तो इतना कड़क तो नहीं होता कि वो टूटेगा नहीं, वो टूट सकता है। वो मतलब कि जैसे इस दुनिया में आता है तो फिर उसके बाद उसके ऊपर में डैमेज होने का चांस ज़्यादा रहता है ना। इसीलिए बेसिकली इसका एडवांटेज ये होता है बेटा कि जो आपके ये ह्यूमंस जो आपके डायरेक्टली इंडिविजुअल्स को पैदा करते हैं तो वो प्रोटेक्टेड रहते हैं मदर के सेल के अंदर, ठीक है। बट इसका डिसएडवांटेज क्या है बेटा, तो मदर को काफी लंबे समय तक इस पर्टिकुलर पेन को झेलना पड़ता है ना, कि 9 महीने तक बच्चे को कैरी करना है, बहुत दर्द होता है, ठीक है, अलग अलग चीजों से गुजरना पड़ता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है बेटा इसके एडवांटेज भी होते हैं और इसके डिसएडवांटेज भी यहाँ पे होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते बेटा। व्हाट आर द थ्रेट्स टू लाइफ ऑन अर्थ। अब क्या क्या चीजें हैं जो बेटा वो थ्रेटनिंग है आपके अर्थ में, जो लाइफ को है ना मतलब लाइफ के बैलेंस को बिगाड़ सकते हैं। सो वी नो दैट लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड्स ऑन डेलिकेट बैलेंस, ठीक है, आप देख सकते हो। वी नो दैट लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड ऑन डेलिकेट बैलेंस ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स वर्किंग टुगेदर, ठीक है। तो आप देख सकते हो बेटा कि जो आपका अर्थ है बेटा, इसमें जो लाइफ है वो एकदम बैलेंस्ड है और ये बहुत ही डेलिकेट बैलेंस है, ठीक है, आपके लिविंग और नॉन लिविंग थिंग के बीच में। अगर ये बैलेंस कभी खराब हो जाएगा ना तो ये आपके सारे के सारे जितने भी जीव जंतु इस धरती में रह रहे हैं बेटा उसके लिए काफी खतरनाक हो सकता है। और यहाँ पे इंसान उसमें कभी पीछे नहीं है, ठीक है। बट ह्यूमन एक्शंस आर डिस्टर्बिंग दिस बैलेंस। ह्यूमन एक्शन हमेशा डिस्टर्ब कर रहे हैं, ठीक है। इसको इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, गाड़ी का धुआं हो गया, जो भी है, इवन स्मॉल चेंजेस इन ग्लोबल टेम्परेचर, ऑक्सीजन लेवल्स और द ओजोन लेयर कैन पुट लाइफ एट रिस्क। आप देख सकते हो बेटा ये क्लियरली आप यहाँ पे समझेंगे कि इवन स्मॉल चेंजेस इन ग्लोबल टेम्परेचर, थोड़ा सा भी चेंज अगर ग्लोबल टेम्परेचर में हो जाए बेटा तब भी आपके ऑक्सीजन लेवल्स गिर सकते हैं, तब भी आपका ओजोन लेयर डिप्लीट हो सकता है, ये लाइफ को रिस्क में डाल सकता है। टुडे द बिगेस्ट एनवायरमेंटल चैलेंज दैट वी फेस आर क्लाइमेट चेंज। ये सबसे बड़ा आपका चैलेंज है, बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड पॉल्यूशन। आप देख सकते हो ये तीन जो है बेटा आपके यहाँ पे प्रॉब्लम है और ये आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि व्हाट आर द बिगेस्ट एनवायरमेंटल चैलेंजेस जो कि अभी हम फेस कर रहे हैं। तो इसमें क्या है बेटा, क्लाइमेट चेंजेस, बायोडाइवर्सिटी लॉस और आपका पॉल्यूशन, ठीक है, पॉल्यूशन। तो आप देख सकते हो बेटा ये आपके तीन सबसे मेन चैलेंज है जो कि अभी हम फेस कर रहे हैं। टुगेदर नोन एज द ट्रिपल प्लैनेटरी क्राइसिस, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, ट्रिपल प्लैनेटरी क्राइसिस भी बोलते हैं। और अब आप देख सकते हो कि आपको सवाल आ गया व्हाट इज ट्रिपल प्लैनेटरी क्राइसिस, तो आपको ये लिखना पड़ेगा क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड पॉल्यूशन, ठीक है। बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल एंड ऑयल, आप देख सकते हो बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल एंड ऑयल रिलीज ग्रीन हाउस गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। तो आप देख सकते हो बेटा कि बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स, अगर हम कोल जला रहे हैं, ऑयल जला रहे हैं, ग्रीन हाउस गैसेस जला रहे हैं बेटा, तो होता क्या है बेटा, उससे ये होता है कि आपके कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन निकलता है, ठीक है, और जो कि ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं। और ये गैसेस करती क्या है बेटा, ये आपके ये हीट को ट्रैप कर लेते हैं। जैसे आपने ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ा था ना बेटा, तो जितना ये प्रोड्यूस होता रहेगा बेटा उतना ज्यादा आपका इसका लेयर थिक होता रहेगा और उतना ही ज्यादा अर्थ की टेम्परेचर बढ़ती रहेगी, ठीक है। तो आप देख सकते हो दीज ट्रैप इवन मोर हीट इन दैट एटमॉस्फेयर विच कॉजेस ग्लोबल वार्मिंग। इससे क्या होता है बेटा, ग्लोबल वार्मिंग होता है। नॉर्मली अर्थ कीप्स अ बैलेंस सिंस ट्रीज, प्लांट एंड इवन टाइनी ओशन प्लैंक्टन्स एब्जॉर्ब्स कार्बन डाइऑक्साइड एज दे ग्रो। यहाँ पे आप याद रखिए बेटा कि अर्थ इस बैलेंस को तो बनाए रखता है बट इसको खराब करने का काम कौन करता है बेटा, इंसान, बार बार है ना, बार बार ये सब चीजें प्रोड्यूस करके। बट व्हेन वी बर्न फॉसिल फ्यूल्स वी रिलीज एक्स्ट्रा कार्बन दैट हैज बीन लॉक्ड अंडरग्राउंड फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स। तो बहुत सारे ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड जो कि आपके दफन थे जमीन के अंदर में, उसको हमने निकाल लिया, अब उसको जला जला के हम लोग CO2 प्रोड्यूस करें, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिए बेटा कि ह्यूमन एक्शंस किस तरह से है ना आपके पूरे के पूरे अर्थ के बैलेंस को खराब कर सकता है। द अर्थ कैन नॉट एब्जॉर्ब दिस फास्ट इनफ, सो द हीट बिल्ड्स। तो आप देख सकते हो द अर्थ कैनॉट एब्जॉर्ब दिस फास्ट इनफ, सो द हीट बिल्डअप्स एंड इवन अ स्मॉल इंक्रीज इन टेम्परेचर कैन मेल्ट आइस कैप्स। तो आप देख सकते हो बेटा कि इतने मतलब कि थोड़ा सा भी अगर टेम्परेचर आपका इधर से उधर हो गया तो आपके बड़े बड़े ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे, ठीक है। बहुत ज्यादा आपका जो है बेटा
फ्लडिंग का सिचुएशन बन सकता है। देखिए आइस कैप्स, यहाँ पे देख रहे हैं, इवन अ स्मॉल इंक्रीज इन टेम्परेचर कैन मेल्ट आइस कैप्स, रेज सी लेवल विच कुड फ्लड मेनी कोस्टल सिटीज, cause extreme weather conditions and led to many plants and animals disappearing। तो आप यहाँ पे देख सकते हो बेटा कि ये काफी सारे है ना आइस कैप्स को पिघला सकता है, सी लेवल को राइज कर सकता है और बहुत सारे जगहों में बेटा फ्लड कंडीशन बना सकता है और ये आपके एक्सट्रीम वेदर कंडीशन का कारण बन सकता है। ठीक है, तो जिसके कारण हो क्या सकता है बेटा, बहुत सारे प्लांट और एनिमल्स डिसअपीयर हो सकते हैं। ठीक है, दीज लॉन्ग टर्म चेंजेस इन टेम्परेचर, रेनफॉल एंड वेदर पैटर्न आर कॉल्ड क्लाइमेट चेंज। इसको हम लोग बोलते हैं बेटा क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो आप देख सकते हो बेटा कि ये क्लाइमेट चेंज जो है बेटा ये ग्लोबल वार्मिंग का इसका मेन कारण बोल सकते हैं। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण ऐसा हो सकता है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। व्हेन नेचुरल हैबिटेट्स आर डिस्ट्रॉयड, जब नेचुरल हैबिटेट्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं बेटा, प्लांट्स एंड एनिमल्स मे डिसअपीयर, अपसेटिंग इकोसिस्टम। तो आप देख सकते हो बेटा होता क्या है बेटा कि जैसे जैसे नेचुरल हैबिटेट आपके डिस्ट्रॉय हो जाते हैं बेटा, उससे होता क्या है, प्लांट्स एंड एनिमल्स आपके गायब होने लग जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे वही कहा गया है कि मे डिसअपीयर, अपसेटिंग इकोसिस्टम। इकोसिस्टम खराब हो जाता है ना, क्योंकि अगर प्लांट्स एंड एनिमल्स नहीं रहेंगे तो आपके रिसोर्सेज जो है बेटा वो धरे के धरे रह जाएंगे, कुछ काम आएगा नहीं। फॉर एग्जाम्पल देखिए बेटा, एज वी सॉ इन चैप्टर 12, इफ grasses vanish, animals that feed on them like deer और grasshopper struggle to survive ना, मतलब ये आप देख सकते हैं कि अगर एक फूड चेन का एक भी हिस्सा खराब हो गया तो बाकी सारे अपने आप ही खत्म हो जाएंगे, अपने आप। ठीक है, तो आप देख सकते हो ना, अगर घास खत्म हो गए तो घास खाने वाले एनिमल्स अपने आप खत्म हो जाएंगे और घास खाने वाले एनिमल को खाने वाले जानवर फिर अपने आप खत्म हो जाएंगे। तो आप देख सकते हो ना, प्रेडेटर्स लाइक टाइगर्स और फॉक्सेस लूज देयर फूड टू एंड एवरी टाइप ऑफ लिविंग थिंग हैज अ रोल एंड लूजिंग इवन अ फ्यू वीकन्स नेचर एबिलिटी टू सपोर्ट लाइफ। तो इसीलिए याद रखिएगा बेटा कि अगर हम एक भी चीज लूज करते हैं तो हमारे लिए बहुत ही खतरनाक सिचुएशन क्रिएट हो सकता है, क्योंकि एनिमल्स जो है बेटा वो आपके धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए फूड चेन को ये बहुत इफेक्ट करता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि क्लाइमेट चेंज अगर आता है बेटा तो क्लाइमेट चेंज बेसिकली करेगा क्या, ये नेचुरल हैबिटेट्स को डिस्ट्रॉय कर देगा। नेचुरल हैबिटेट्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो आपके इकोसिस्टम खराब हो जाएगी। इकोसिस्टम खराब हो जाएगी तो आपको पता ही है क्या होता है ना, धीरे धीरे फूड चेन खराब हो जाएगा और फूड चेन खराब होते ही फिर एनिमल्स एंड प्लांट्स धीरे धीरे गायब हो जाएंगे अर्थ से। ठीक है, आप देख सकते हो पॉल्यूशन एड्स टू दिस प्रॉब्लम, और पॉल्यूशन जो है बेटा इस प्रॉब्लम को और बढ़ाता है। ठीक है, एयर पॉल्यूशन फ्रॉम फैक्ट्रीज, व्हीकल्स एंड बर्निंग फ्यूल्स हार्म्स बोथ पीपल एंड द नेचर। आप देख सकते हो बेटा कि एयर पॉल्यूशन फ्रॉम फैक्ट्रीज, व्हीकल्स एंड बर्निंग फ्यूल्स हार्म बोथ पीपल एंड द नेचर। इट कैन कॉज ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पे देख रहे हो बेटा कि जितने भी आपके जो पॉल्यूशन निकलते हैं ना बेटा, फैक्ट्री से निकलती है, आपके गाड़ी से निकलती है, फ्यूल्स को जलाने से निकलती है बेटा, ये आपके लोगों को क्या क्या करता है बेटा, ये लोगों को हार्म करता है। ठीक है, लोगों को हार्म करता है और नॉट जस्ट लोगों को, ये नेचर को भी आपका हार्म करता है। इट कैन कॉज ब्रीदिंग प्रॉब्लम, ये आपके ब्रीदिंग प्रॉब्लम ला सकता है, डैमेज कर सकता है आपके क्रॉप्स को, आपकी खेती को खराब कर सकता है, एंड लीड टू स्मॉग एंड एसिड रन। आप देख सकते हैं जैसे स्मॉग जो कहा गया बेटा, ये आपके दिल्ली में ऐसे ही है ना, पूरा स्मोक और फॉग का मिश्रण, तो इसको स्मॉग कहते हैं बेटा, और ये काफ़ी खतरनाक होता है। एंड एसिड रेन आपका कंटिन्यूसली, जो भी बारिश गिरेगी वो एसिड रेन गिरेगी। ठीक है, इसकी पीएच बहुत कम होगी। तो आप देख सकते हो कुछ है ना, तो पॉल्यूशन से ये सब चीज़ होती है। ठीक है, क्लाइमेट चेंज अफेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम क्रॉप ग्रोथ and water supply to wildlife habitats and human health. To protect life on earth we need to cut pollution। तो हमें क्या करना है बेटा, अगर हमें लाइफ को प्रोटेक्ट करना है अर्थ बेटा, तो हमें इस पोल्यूशन को कट डाउन करना पड़ेगा, हमें पोल्यूशन को खत्म करना पड़ेगा। यूज क्लीनर एनर्जी एंड मेक वाइजर चॉइसेस। हमें क्या करना पड़ेगा, क्लीनर एनर्जी यूज करनी पड़ेगी हमें और वाइजर चॉइसेस लेने पड़ेंगे। मतलब कि हमें ऐसा कंडीशन क्रिएट करना पड़ेगा कि जिससे हो क्या कि आप यहाँ पर कम से कम पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हो और जिससे कि आपकी एनवायरनमेंट सेफ रह सके। ठीक है, we have also learned that life, sorry, we have also learned that life on earth flourishes within a delicate balance supported by interdependent natural systems. However, this balance is increasingly threatened by human actions। तो याद रखना बेटा कि हमने अभी समझा था कि हमारा जो आपका अर्थ है बेटा वो एक डेलिकेट बैलेंस में है नॉन लिविंग और लिविंग के बीच में, बट ह्यूमन एक्शंस, हमारे एक्शंस क्या करते हैं बेटा, इस चीज़ को, इस बैलेंस को खराब करते हैं और इस बैलेंस को सही करने का काम भी हमारा ही है, क्योंकि अगर हम खराब करें तो हमें सही भी करना पड़ेगा ना। तो इसीलिए आपको ये समझना पड़ेगा कि हमें इस बैलेंस को सही करना जरूरी है, क्योंकि ये इंक्रीजिंगली थ्रेटन्ड हो रहा है बाय ह्यूमन एक्शंस। ठीक है, ये धीरे धीरे खराब हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अ लिटिल लेस और मोर ऑफ ऑक्सीजन इन एयर और अ लिटिल लोअर और हायर टेम्परेचर ऑफ द अर्थ और अ लिटिल लेस ऑफ ओजोन इन द एटमोस्फेयर कुड एंडेंजर लाइफ ऑन अर्थ। तो यहाँ पे वही बताया गया बेटा कि अगर थोड़ा सा भी ऑक्सीजन अगर आपके अर्थ में कम हो गया
या फिर अगर थोड़ा सा भी टेम्परेचर आपका ऊपर नीचे हो गया तो अर्थ में क्या हो सकता है बेटा, आपके अर्थ में सब कुछ खराब हो सकता है, आपके सारे के सारे जो आपके लाइफ है अर्थ में बेटा वो एंडेंजर हो सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यही बताया गया है कि आपको पॉल्यूशन को कट डाउन करना जरूरी है। तो 3 थ्रेट्स आपको बताए गए थे बेटा, वो क्या क्या थे? सबसे पहला था बेटा क्लाइमेटिक चेंज, दूसरा क्या था बेटा आपका बायोडाइवर्सिटी लॉस, और आपका यहाँ पे पॉल्यूशन। तो आपको यहाँ पे इन 3 चीजों को ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि अगर इंस्टिगेट हो गया तो ये जो है बेटा ये अपने आप ही उसको फॉलो करेगा, और इसके बाद ये अपने आप ही यहाँ पे है ना कंडीशन को फॉलो करता रहता है, ठीक है। तो बेसिकली ये दोनों तो कंप्लीटली कनेक्टेड ही है, बट ये जो है बेटा ये भी ह्यूमन एक्टिविटी से हो रहा है और ये भी ह्यूमन एक्टिविटी से हो रहा है, ठीक है। तो आपके क्लाइमेटिक चेंज कैसे आते हैं बेटा? जब हम बहुत सारे फॉसिल फ्यूल्स जलाते हैं तो आपके कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, और उससे क्या होता है बेटा, उससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो आपके ना ग्लेशियर्स पिघलने लग जाएंगे, उसके बाद फिर आपके पूरी धरती पे फ्लड की सिचुएशन बन सकती है। उससे बायोडाइवर्सिटी लॉस होगा, बायोडाइवर्सिटी लॉस से होगा क्या बेटा कि आपकी जितनी भी फूड चेन है वो खराब हो जाएंगे। उसके बाद फिर आपका पॉल्यूशन जो है बेटा एक और फैक्टर है जो कि ह्यूमंस के एक्शन से ही हो रहा है ना, गाड़ी वाड़ी हो गया या फिर जितने फैक्ट्रीज हो गए, इससे जो भी धुएं निकल रहे हैं, जो भी आपके केमिकल्स निकल रहे हैं, उसको हम लोग डायरेक्टली नेचर में छोड़ देते हैं। तो उससे होता क्या है बेटा कि आपका जो नेचर है बेटा वो काफ़ी लंबे समय तक प्रॉब्लम में पड़ जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है बेटा आपके पूरे के पूरे धरती में जितने भी लाइफ फॉर्म्स है उसको एंडेंजर करती है, और साथ ही साथ हमारे लाइफ को थ्रेटन करती है, ठीक है। चलिए सो यहाँ पे देखिए बेटा आगे फिर आता है वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन आर सीरियस थ्रेट्स। आप देख सकते हैं बेटा वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन आर सीरियस थ्रेट टू लाइफ, फैक्ट्री फार्म्स एंड प्लास्टिक वेस्ट हार्म एक्वाटिक लाइफ एंड मेक वाटर अनसेफ्टी। तो आप देख सकते हो बेटा कि वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन भी एक बहुत ही सीरियस थ्रेट है। जो भी आपके फैक्ट्री से जो फैक्ट्री हो गया, फार्म हो गया, ये प्लास्टिक वेस्ट हो गया, ये सारे के सारे एक्वाटिक लाइफ को क्या करते हैं बेटा ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है। वाटर को अनसेफ बना देते हैं। एक्सेस फर्टिलाइजर्स एंड पुअर वेस्ट डिस्पोजल पॉल्यूट सॉइल। आप देख सकते हो यहाँ पे फोटो में है ना, एक फोटो दिखाया गया है जिसमें कि ये पानी है, इसके ऊपर में कचरे वगैरह फेंके गए हैं ना। तो आप देख सकते हो ये एक बेसिकली क्या कर रहा है बेटा, ये इस पानी को खराब कर रहा है कि नहीं। रिड्यूस क्रॉप यील्ड एंड स्प्रेड हार्मफुल सब्सटेंस थ्रू द फूड चेन। यहाँ पे हो क्या रहा है बेटा कि ये पॉल्यूशन क्या करेगा बेटा, ये सिर्फ सॉइल को पोल्यूट नहीं करेगा बेटा, ये क्रॉप के यील्ड को भी कम कर देता है, और साथ ही साथ आपके हार्मफुल केमिकल्स को फैला देता है, हार्मफुल सब्सटेंस को फैला देता है थ्रू द फूड चेन। एंड प्रोटेक्टिंग देम रिक्वायर्स बेटर वेस्ट मैनेजमेंट एंड सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस। आपको अगर इनको प्रोटेक्ट करना है तो आपको क्या चाहिए बेटा, बेटर वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम की जरूरत पड़ेगी आपको बेटा, और साथ ही साथ सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस की भी आपको जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि ये जितने भी है बेटा इसके बिना आप इसको कभी भी क्या नहीं कर पाओगे, अचीव नहीं कर पाओगे, ठीक है। वी हैव सीन above that all the earth systems such as hydrosphere, biosphere, atmosphere and geosphere, मैंने आपको इन सब के बारे में बताया था ना कि किस तरह से आपके कनेक्टेड हैं, are connected, so damage to one can affect the other. Protecting the climate means cutting down on greenhouse gases by using renewable renewable energy like solar and wind, improving energy use and choosing environmentally friendly ways to travel. एट द सेम टाइम प्रिजर्विंग, अब यहाँ पे देखिए बेटा कि हमने क्या क्या किया, प्रोटेक्टिंग द क्लाइमेट। यहाँ पे ना प्रोटेक्टिंग द क्लाइमेट मीन्स कटिंग डाउन द ग्रीन हाउस गैसेस, तो मतलब कि हमें ग्रीन हाउस गैसेस कम करनी पड़ेंगी। दूसरा बाय यूजिंग, कैसे कर सकते हैं, बाय यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी लाइक सोलर एंड विंड एनर्जी, ठीक है। तो सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करिए, विंड एनर्जी का इस्तेमाल करिए, फॉसिल फ्यूल्स ना जलाएं, ठीक है। उसके बाद इंप्रूविंग एनर्जी यूज एंड चूजिंग एनवायरमेंटल फ्रेंडली वेज टू ट्रैवल, ठीक है। तो हमें एनवायरमेंटल फ्रेंडली वेज यूज करना चाहिए ट्रैवल करने के लिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने इलेक्ट्रिक गाड़ी ले ली, इलेक्ट्रिक गाड़ी क्या होती है बेटा, एनवायरमेंट फ्रेंडली होती है ना, वो फॉसिल फ्यूल नहीं जलाती, तो वो एनवायरमेंट फ्रेंडली है। तो एनवायरमेंट फ्रेंडली है तो क्या होगा बेटा, ये एनवायरमेंट को हार्म नहीं करेगा। एट द सेम टाइम प्रिजर्विंग, यहां पे देखिए प्रिजर्व करना है आपको, एट द सेम टाइम प्रिजर्विंग biodiversity is the key as diverse ecosystem are stronger and more balanced। तो यहाँ पे वही कहा गया बेटा, और बायोडाइवर्सिटी को भी क्या करना है बेटा, प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि जितना ज्यादा डाइवर्स इकोसिस्टम आपका रहेगा वो उतना ज्यादा स्ट्रांग रहेगा। मतलब कि जितने ज्यादा अलग अलग किस्म के जानवर और आपके अलग अलग किस्म के जितने भी रिसोर्सेज अगर एग्जिस्ट करेंगी तो आपका जो
इकोसिस्टम है बेटा वो बैलेंस रह पाएगा और यहाँ पर हम एग्जिस्ट कर पाएंगे। लोकल कम्युनिटीज कैन प्ले अ बिग रोल इन यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज सस्टेनेबली, ठीक है। तो यहाँ पे लोकल कम्युनिटीज, जैसे मान लीजिए आसपास के जो एक लोकल कम्युनिटीज है, यहाँ पे यहीं पे आप देख लीजिए ना, जो जितने भी कचरे थे उसको मैनेज करने के लिए लोगों ने ना आजकल वहाँ पे बैनर वैनर लगा दिया, कोई कचरा नहीं डालेगा, कचरा सिर्फ एक जगह डाला जाएगा। उससे पहले क्या बुरा हाल था ना, हर जगह कचरा फैला हुआ है, हर जगह है ना कचरा डाल दिया गया है। तो ये चीज़ जो है बेटा, ये चीज़ लोकल कम्युनिटीज को करना बहुत जरूरी है बेटा, क्योंकि अगर लोकल कम्युनिटीज ऐसे एक्शंस लेते हैं बेटा तो आपके नेचुरल रिसोर्सेज जो है बेटा वो सस्टेनेबली आपके एग्जिस्ट कर पाते हैं, ठीक है। एवरीवन कैन हेल्प, हर कोई हेल्प कर सकता है। रीयूजिंग, रिपेयरिंग एंड रिसाइकलिंग आइटम्स लाइक क्लोथ्स, प्लास्टिक रिड्यूस पॉल्यूशन एंड वेस्ट। तो ये क्या करता है बेटा, आपको रीयूज करना चाहिए, रिपेयर करना चाहिए और रिसाइकिल करना चाहिए। ट्रिपल आर है, ठीक है बेटा, रीयूज, रिपेयर एंड रिसाइकिल। ये आपके पॉल्यूशन को क्या करता है बेटा, कम करता है और वेस्ट को भी धीरे धीरे कम करता है, ठीक है। स्मॉल एक्शंस लाइक सेविंग एनर्जी एंड वाटर एड अप, ठीक है। छोटे छोटे आपके जो एक्शंस है बेटा, जो कि एनर्जी को सेव करना या फिर वाटर को बचाना। जैसे मान लीजिए आप नलका खोल के छोड़ देते हो ना, ऐसी साबुन लगा तो भी नलका चल ही रहा है, हाँ पानी तो आ ही रहा है, छोड़ दो ना, है ना, आपने हाथ धो लिया फिर, तो वैसा नहीं करना चाहिए। अगर आप रूम में नहीं बैठे तो लाइट बंद कर दो, पंखा बंद कर दो, है कि नहीं। सो ये सब एनर्जी है बेटा। लर्निंग मोर, शेयरिंग आइडियाज, लर्निंग मोर, शेयरिंग आइडियाज एंड एनकरेजिंग अदर ऑल्सो मेक अ डिफरेंस, ठीक है। तो आप जितना इसके बारे में सीखोगे, दूसरों को एनकरेज करोगे, दूसरों से आइडियाज शेयर करोगे, तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस आपकी लाइफ में ला सकता है। इन कंक्लूजन, सस्टेनिंग लाइफ ऑन अर्थ नीड एक्शन फ्रॉम ऑल ऑफ अस। तो हम सब से जो है बेटा ये एक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि अगर हम सस्टेन करना चाहते हैं लाइफ को अर्थ में, तो हम सबको क्या करना पड़ेगा बेटा, हम सबको एक्शन लेना जरूरी है। और यहाँ पे लोकल कम्युनिटीज से लेकर ग्लोबल लीडर्स सबको ये काम करना जरूरी है। एंड बाय वर्किंग टुगेदर एंड लिविंग रिस्पॉन्सिबली वी कैन प्रोटेक्ट दिस यूनिक प्लैनेट एंड इट्स फ्यूचर। तो अगर हम रेस्पॉन्सिबली रहे और इसको प्रोटेक्ट करने के बारे में सोचे, तो हम इस है ना, मतलब कि बाई वर्किंग टुगेदर मतलब एक साथ मिलजुल के, है ना, जब आप काम करोगे और जब आप रेस्पॉन्सिबली अपनी ज़िंदगी निभाओगे, तो आप अपनी धरती को क्या कर सकते हो बेटा, प्रोटेक्ट कर सकते हो। और दिस कैन बी डन बाय, नॉट जस्ट बाय यू, ठीक है ना, आपकी कम्युनिटी और आपके ग्लोबल लीडर सब मिलकर ये चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है बेटा, ये चैप्टर यही था। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा इसमें क्या था, ठीक है। तो इसको अभी मैं बंद कर देता हूँ।